लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें रूलर्स वही नहीं कर सकते जो उनका मन करे। कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो कि सिटीजन्स को भी फॉलो करने होते हैं और गवर्नमेंट को भी फॉलो करने होते हैं, और जो ये सारे रूल्स ऑल टुगेदर जो होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है कंट्री का, कि उसके ऊपर कुछ नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सिटीजन्स की क्या राइट्स हैं, सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट की क्या पावर्स है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। हमें इस चैप्टर में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कैसे बना, या कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है साउथ अफ्रीका का, कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो ये नेल्सन मंडेला है, ही इज़ द फादर ऑफ नेशन फॉर साउथ अफ्रीका, और इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूट करा साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। नेल्सन मंडेला के साथ साथ जो बाकी 7 अदर लीडर्स थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी थी 1964 में, क्योंकि ये लोग अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट लड़ रहे थे। इन्होंने 28 साल जो है साउथ अफ्रीका के जो एक प्रिजन है रॉबिन आइलैंड, वहाँ पर बिताए नेल्सन मंडेला ने। क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड, राइट। तो एपार्थाइड क्या है हम वो देखते हैं। एपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो वाइट यूरोपियंस है वो इस सिस्टम को इम्पोज कर रखा था उन लोगों ने साउथ अफ्रीका के लोगों पे। ट्रेडिंग कंपनीज आई थी यूरोप से, उन्होंने आर्म्स और फोर्स के साथ साउथ अफ्रीका को भी ऑक्यूपाई कर लिया, जैसे कि उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई करा था। लेकिन साउथ अफ्रीका में कुछ अलग सिस्टम करा इन्होंने। इन लोगों ने क्या किया, जो वहाँ के वाइट्स लोग थे यूरोप के, वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए। और सिस्टम ऑफ एपार्थाइड वहाँ पे कुछ क्रिएट हो गया था कि जो लोग हैं उनको आप लेबल कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, कि भाई ये ब्लैक्स हैं, ये वाइट्स हैं। तो जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो ब्लैक इन कलर थे, और वो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन थी साउथ अफ्रीका की 3/4 पॉपुलेशन ब्लैक्स थे, जो कि नेटिव साउथ अफ्रीकन थे, उनको कहते थे ब्लैक्स, ठीक है। और जो यूरोप से लोग आए थे वो थे वाइट, और उसके अलावा कुछ मिक्स्ड रेसेस थी जिनको हम कलर्ड कहते थे। वो जनरली वो लोग थे जो कि इंडिया से साउथ अफ्रीका में आए थे, उनको हम कहते थे कलर्ड। जो ये वाइट रूलर्स थे दे ट्रीटेड ऑल द नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स, और जो नॉन वाइट्स थे उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थी। तो जो एपार्थाइड सिस्टम है इट वाज रियली ऑप्रेसिव फॉर ब्लैक्स। उनको मना करा जाता था कि आप वाइट लोगों के एरिया में नहीं रह सकते हो। अगर आपको उनके साथ काम करना है, यानी कि उनके लिए काम करना है, तो आपको एक परमिट की ज़रूरत है। और ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारे सेपरेट थे वाइट्स के लिए और ब्लैक्स के लिए। और जो ये सेपरेशन करी गई है ना ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इसको हम कहते हैं सेग्रेशन। मतलब सेपरेशन जो ये कर दी, ब्लैक्स ये हैं ये यूज़ करेंगे, वाइट्स ये यूज़ करेंगे, इसको कहते हैं सेग्रेशन। इवन जो चर्चेस जहाँ पर वाइट लोग वर्शिप करते थे वहाँ पे ब्लैक्स की एंट्री नहीं थी। ब्लैक्स जो हैं वो एसोसिएशंस नहीं बना सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। 1950s के टाइम से जो ब्लैक्स हैं और जो कलर्ड और जो इंडियंस लोग थे यहाँ पर, वो इस एपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे, मार्चेस कर रहे थे। तो ये करके एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने स्ट्रगल किया अगेंस्ट दीज पॉलिसीज ऑफ सिग्रेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यहाँ पे हर टाइप के लोग थे, कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, वर्कर यूनियन के लोग थे, ब्लैक्स लोग थे, कलर्ड पीपल थे, और कुछ वाइट पीपल भी थे जो अपार्थाइड रूल को अपोज करते थे, अपार्थाइड रूल को सपोर्ट नहीं करते थे। जो वेरियस कंट्रीज़ हैं, यानी कि ग्लोबल लेवल पर भी अपार्थाइड को अनजस्ट और रेसिस्ट बोला गया। इन सब चीज़ों के बाद भी जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने कंटिन्यू करा इन लोगों को डिटेन करना, ब्लैक्स को टॉर्चर करना, और किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड द कलर्ड पीपल। तो जो नेल्सन मंडेला है वो भी आपके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, और इन्होंने जब अपार्थाइड रूल के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे, स्ट्रगल्स कर रहे थे, तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया था। 28 साल तक ये जेल में थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे थे अपार्थाइड के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट को, जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको रियलाइज़ हुआ कि ब्लैक्स को आप इस तरीके से अब रूल नहीं कर सकते हो। आप ब्लैक्स
को रिप्रेस नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने जो है पॉलिसीज़ चेंज करी, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे वो ख़त्म कर दिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो बैन कर रखा था कि ब्लैक्स पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बना सकते, इस टाइप के रूल्स ख़त्म कर दिए। मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म कर दी। 28 साल के बाद जो 28 साल तक जब नेल्सन मंडेला जेल में रहे, वहाँ से निकल कर आए, सो ही वॉज एन इंडिपेंडेंट मैन नाउ। और 26 अप्रैल 1994 की मिडनाइट को जो नया नेशनल फ्लैग जो है साउथ अफ्रीका का वो फहराया गया। एपार्थाइड रूल का एंड इन्होंने बोला कि एपार्थाइड रूल ख़त्म है, कि अब मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनेगी, कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और हम डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। नेल्सन मंडेला ने अपने जो स्ट्रगल्स हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसमें बताए हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी में, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अपार्थाइड लोग जो हैं, अपार्थाइड रूल हम पे इसलिए लगा, जो वाइट लोग हैं वो हम पे इसलिए ऑप्रेस कर रहे थे, हमको इसलिए इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे क्योंकि हम उनको इस तरीके से ट्रीट करने दे रहे थे। अब जैसे जो साउथ अफ्रीका है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, तो जो ब्लैक लीडर्स हैं उन्होंने अपने फेलो ब्लैक लीडर्स को बोला कि आप लोग वाइट लोग जो हैं, जो उन्होंने हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया, ये एट्रोसिटीज़ के लिए इनको आप फॉरगिव कर दो और हम एक साथ मिलकर एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल द रेसेस ऑफ मैन एंड वुमेन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उसमें हो, ह्यूमन राइट्स दे रखी हों, सोशल जस्टिस हो। तो जो पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बैठकर उन्होंने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो 2 साल के डिस्कशन के बाद, लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद, दे क्रिएटेड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड, है ना। सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव राइट्स इसमें प्रोवाइड करी गई। और जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो सम अप कर देता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया तो जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है ना, कि वाइट और ब्लैक जो हैं वो अब साथ में मिलकर रहेंगे, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी ऑफ साउथ अफ्रीका, दे वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है एक दूसरे को ट्रस्ट करना और बहुत मुश्किल है इस तरीके से रहना। उनके अपने डर थे अंदर, उनको अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना था। जो ब्लैक मेजॉरिटी थी वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हो, यहाँ पर हम लोगों को कॉम्प्रेस ना करा जाए, और इवन जो माइनॉरिटी है उनको भी राइट्स मिले, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स लोगों को प्राइवेट हो, और जो वाइट माइनॉरिटी है उनके भी राइट्स प्रोटेक्टेड हों, उनको भी प्रिविलेजेस मिले, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्टेड हो। तो फिर बहुत सारी नेगोशिएशंस, डिस्कशंस के बाद दोनों पार्टीज़, ब्लैक्स एंड वाइट्स, वो दोनों जो हैं एक कॉम्प्रोमाइज़ को उन्होंने एग्री कर लिया। वाइट्स ने बोला कि ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल होगा और 1 पर्सन 1 वोट, उन्होंने एक्सेप्ट करा। कुछ बेसिक राइट्स होंगी पुअर के लिए और वर्कर्स के लिए। ब्लैक्स ने एग्री करा कि मेजॉरिटी रूल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, कि मेजॉरिटी जो है वो वाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी नहीं ले लेगी। कॉम्प्रोमाइज़ ईजी नहीं था। अब इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना और फिर आपस में ट्रस्ट बिल्ड करना, ट्रस्ट मेंटेन करना इस सिचुएशन में, सिर्फ इसका एक ही फंडा था कि हम लोग उन रूल्स को कहीं लिख दें और उस रूल्स को सब लोग माने। और फिर वो रूल्स ही बताते हैं कि हमें कंट्री को कैसे गवर्न करना है, क्या सिटीजन्स की राइट्स हैं, ये रूल्स जो हैं कैसे काम करेंगे। तो सेम तरीके से साउथ अफ्रीकन के जो लोग हैं, साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, उन्होंने भी यही करा, बेसिक सेट्स ऑफ रूल्स बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनिक नहीं है साउथ अफ्रीका में, ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका नहीं बनाया, बाहर एक कंट्री के जो है डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, और रिलेशनशिप जो आपस में, जैसे यहाँ पे तो ब्लैक्स एंड वाइट्स के रिलेशनशिप थे। इंडिया में देखा जाए तो कितनी सारी डाइवर्सिटी है, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेजेस के बेसिस पर, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं लोगों के, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। तो इसलिए जो हमें रूल्स हैं वो बनाने ही पड़ते हैं हर जगह। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का एक रिटन रूल्स का सेट है जो जो भी उस देश में लोग रह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, जो बताता है क्या रिलेशनशिप है लोगों के बीच में, यानी कि सिटीजन्स के बीच में, और क्या रिलेशनशिप है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ करता है। First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. Obviously, अब डाइवर्सिटी ज़्यादा है और हर तरीके के लोग को एक ही रूल्स को मानना है ना, तो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होता है। सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजंस। अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि इलेक्शंस कैसे होंगे या गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, डिसीजंस कैसे लेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी। थर्ड,
It lays down limits on the powers of the government and tells us what are the rights of citizens. Obviously कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, वो सिटीजन्स की राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि सिटीजन्स की क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं. फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल और क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी आइडियाज़ लिखे होते हैं, सारे वैल्यूज़ लिखे होते हैं जिस हिसाब से हमें कंट्री को चलाना होता है, कंट्री को गवर्न करना होता है. तो जो एस्पिरेशंस है लोगों के एक सोसाइटी को बनाने के लिए, उनको जिस टाइप की सोसाइटी चाहिए, वो जो एस्पिरेशंस है, वो जो गोल्स हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन होते हैं. तो एक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि all countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have a constitution. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हो सकता है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हो सकता है. सो ऑल द कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस. मतलब एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो 100% उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा. बट अगर एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो गारंटी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक ही है, वो नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकती है. अब जब इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका में, वो वॉर के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन लोगों ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की नेसेसिटी क्यों है, साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देखा. अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना. साउथ अफ्रीका की तरह ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में बना. अब जब कंट्री आज़ादी हुई थी, ब्रिटिश ने हमें इंडिपेंडेंस दे ही थी, उस बहुत मुश्किल था हमारी इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना. इट वाज नॉट एन ईजी अफेयर क्योंकि बहुत ह्यूज कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, लैंग्वेजेस के लोग यहाँ पर रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो बोलते हैं. और एक ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस भी हो चुका था कि कंट्री का पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया है. मतलब इंडिया का पार्टीशन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो गया है. और अबाउट 10 लाख पीपल ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स इन द पार्टीशन वर किल्ड. तो पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस भी एक प्रॉब्लम थी. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि यार पार्टीशन हो गया है और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है. उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने भी एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी हमारे आगे. उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया जो है वो किस उसमें प्रोविंसेस होते थे और प्रिंसली स्टेट्स होती थी. प्रिंसली स्टेट्स यानी कि राज्य रजवाड़े, ठीक है, जो डायरेक्ट रूल के अंदर तो नहीं थे ब्रिटिश के. तो ब्रिटिश लोगों ने ये बोला उन प्रिंसली स्टेट्स को कि या तो आप इंडिया में मिल जाओ, या आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या आप इंडिपेंडेंट रह जाओ. तो अब इन प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में जोड़ना, इंडिया में मर्ज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था. अब कॉन्स्टिट्यूशन हम लिख रहे हैं, साथ में ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं. हमें ये भी देखना था कि हमको आगे की जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सिक्योर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. तो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैड द एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. उन्हें प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी प्रॉब्लमेटिक है, फ्यूचर में क्या चल रहा है वो नहीं पता है. तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना था कि जो फ्यूचर है देश का वो सिक्योर दिखे. हमारे लिए एक इजी स्टेप था कि जब हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे तो हमने तब सोच लिया था कि हम हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कंसेंसस है, जो हमारे आइडियल्स हैं, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे वो ये चीज़ें होंगी. तो जो हमारा नेशनल स्ट्रगल था वो सिर्फ यही स्ट्रगल नहीं था कि हमें फॉरेन रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल है, कि हमें ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगाना है, बल्कि वो ये स्ट्रगल भी था कि हमारी कंट्री जो है उसमें क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या क्या आइडियल्स होंगे, क्या क्या वैल्यूज़ होंगे, और कैसे हम अपने पॉलिटिक्स और सोसाइटी को चेंज करेंगे, कैसे अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे. 1928 के टाइम पे जो कांग्रेस थी हमारे यहाँ पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मोतीलाल नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाकी 8 लीडर्स जो थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया था इंडिया के लिए. 1931 पे जो कराची सेशन में एक रेजोल्यूशन लिया गया था, कराची रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें बताते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा दिखेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 1931 में कराची सेशन में एक रेजोल्यूशन लिया गया था अबाउट हाउ वुड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल लुक. तो जो डॉक्यूमेंट्स थी, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1928 में, जो कराची रेजोल्यूशन था 1931 में, हमने बोला था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया में होगा, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी होगी, और जो माइनॉरिटीज़ की राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगी. तो कुछ बेसिक वैल्यूज सारे लीडर्स ने मानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. अब
ये आइडिया हमारे दिमाग में एकदम से नहीं आ गया। जैसे जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पर हमको रूल करते थे तो वो सबको वोटिंग राइट्स नहीं दे रखी थी उन्होंने। जैसे 1937 में जब इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के और मिनिस्ट्री के पूरे ब्रिटिश इंडिया में, तो पूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ पर। जो एक्सपीरियंस हमें इंडियंस को वहाँ से मिला कि हमें जो है इस तरीके से नहीं हम बनाएंगे अपने इंडिपेंडेंट इंडिया को, हम यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज देंगे। तो अपने एक्सपीरियंसेस से उन्होंने सीखा कि देश के अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जो ब्रिटिश लोग हमें यहाँ पर रूल कर रहे थे तो उन्होंने एक एक्ट पास करी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो डिटेल्स है, इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स है, जो प्रोसीजर्स हैं लॉज के, वो इस एक्ट से ही लिए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कई लोग ये भी बोलते हैं कि पूरी की पूरी एक्ट ही छाप दी कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या ही बनाया इन्होंने, बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस। हमने फिर बहुत सारी कंट्रीज से इंस्पिरेशन ली, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंस्पायर हुए, फिर उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मोल्ड करा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग इंस्पायर हुए, है ना। ब्रिटेन से हमने ली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम, फ्रेंच से हमने ये इक्वालिटी और ये सब कुछ लिया, और रशिया से हमने लिया सोवियत जो रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, उससे हमने बहुत कुछ राइट्स लिया कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे क्रिएट करें। यूएस से हमने बिल ऑफ राइट्स जो हैं, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट्स लिख रखे हैं, ये सब कुछ हमने लिया। तो ऐसे ही नहीं बन गया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का भी, बहुत कुछ डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग बैठे, उन्होंने कुछ रूल्स लेके आए, लॉज लेके आए, उस पर डिबेट्स एंड डिस्कशन हुई, तब जाके वो पास हुआ कि चलो ठीक है, लिख देंगे हम ये इसको इसमें। फिर जो यहाँ पर 1931 में कुछ सोचा गया था कि ये मेंशन करेंगे, इसकी हेल्प ली। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो बोला था उसकी हेल्प ली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था जवाहरलाल नेहरू का, उसकी हेल्प ली, और कुछ कंट्रीज से इंस्पिरेशंस ली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हेल्प ली। ये सब चीज़ें मिला के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। तो उस टाइम क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोगों को इलेक्ट करा गया था। जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ करने के लिए। इलेक्शंस कैसे हुए थे वो अभी पढ़ने का टॉपिक नहीं है, 11th में आता है। मतलब मेन बात ये है कि 1946 जुलाई में इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स आ गए इलेक्शंस के बाद। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो फिर मिलते हैं पहली बार दिसंबर 1946 में, सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हुई थी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई, ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उसके अंदर 299 मेंबर्स थे आफ्टर द सेपरेशन। मतलब जुलाई 1946 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हो गई, फिर उसके जो मेंबर्स हैं वो सेपरेट हो गए आफ्टर द पार्टीशन की। इतने हो गए आपके पाकिस्तान के, इतने हो गए इंडिया के। तो इंडिया में जो थे कितने पैर बच गए? 299। उन 299 मेंबर्स ने डिबेट्स एंड डिस्कशंस करके, नेगोशिएशंस कर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करा। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करा गया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन लोगों ने इसको साइन किया 24 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 से ये इफेक्ट में आ गया। तो इस डे को मार्क करने के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से इफेक्ट में आ गया, 26 जनवरी हर साल हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब भाई कोई आगे बोले कि हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, हम क्यों करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ इन मेंबर्स के व्यूज़ को नहीं बताता, ये एक ब्रॉड कंसेंसस बताता है। हमने वेरियस कंट्रीज से हेल्प करी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करा, हमने बेसिक रूल्स उनके छाप नहीं दिए, उनके चीटिंग करके। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है कि उसको कोई भी फॉलो क्यों कर रहा है, किसी रीज़न से ही कर रहा है ना। इतने सालों से जो पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल में है इन्वॉल्व, तो लोगों को उन पर ट्रस्ट था कि पीपल न्यू कि हाँ ये हमारे लिए कुछ हमारे फ़ायदे के लिए ही क्रिएट करेंगे। फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस देखे ब्रिटिश के टाइम पर या दूसरी कंट्री के एक्सपीरियंस से सीखा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बहुत डाइवर्सिफाइड थी, उसमें कोई एक ही पार्टी के लोग नहीं थे, उसके अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ थे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि सिर्फ एक ही ग्रुप के जो व्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉड कंसेंसस था, बहुत सारे लोग मेंबर्स यहाँ पर थे, तो इट वाज अ ब्रॉड कंसेंसस। तो इस वजह से जो हम लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। दूसरा रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था वो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ इंडिया। यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज उस टाइम पर नहीं थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है
डायरेक्ट लोगों ने नहीं चूज़ करी थी, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं दे वर चूज बाय इलेक्ट इट वॉज मेनली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। मतलब जो दूसरा रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इसी लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करती है कि चलो उस टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो नहीं थी, तो इसलिए लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करा था। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उन्होंने इसको इलेक्ट करा थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं वो वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, पीपल को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। इसमें हर स्टेट से मेंबर थे, तो दिस इंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। असेंबली जो है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज़्यादा मेंबर्स थे और ये वो पार्टी जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फेथ था। और कांग्रेस खुद भी एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पार्टी थी। कांग्रेस में भी अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, क्लासेस और ऑक्यूपेशंस के लोग थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से भी इलेक्ट होती तो भी इतनी डाइवर्सिटी होती। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट जैसे भी हुई है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं हुई, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो इट इज़ अ रीज़न कि हमें क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन जो इन लोगों ने बनाया। एक रीज़न ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पब्लिक ओपिनियंस भी लेके आती थी, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशंस कर रहे हैं तब जाके वो कोई रूल को पास कर रहे हैं, किसी रूल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उन्होंने एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा था और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो B.R. अम्बेडकर थे। बहुत सारी चीज़ें हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर वो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस करे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर, क्लोज बाय क्लोज डिस्कशंस करे। और इतनी सारे अमेंडमेंट्स लोगों ने बोला कि भाई ये चेंज करो, ये चेंज करो। और अराउंड 3 साल के लिए ये लोग मिलते हैं। और जो डिबेट्स हैं आपको एट प्रेजेंट मिल भी जाएगी। एक एक वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोला गया उसको रिजर्व किया गया है, उसको रिकॉर्ड करा गया है, प्रिजर्व किया गया है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और जब इनको प्रिंट करा गया तो 12 बल्कि वॉल्यूम्स में प्रिंट करा गया। तो इतने ज़्यादा डिबेट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कब से इफेक्ट में आया? 26 जनवरी 1950 जो कि रिपब्लिक डे है। 24 जनवरी 1949 को साइन हुआ था। 6 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट एंड डिस्कशंस हुआ, तब जाके वो पास हुआ। डिबेट एंड डिस्कशंस की वजह से। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पीपल को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और इंडियन नेशनल कांग्रेस पर लोगों को फेथ था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो एक ब्रॉड कंसेंसस को शो करती है, इसीलिए हम लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक भी फॉलो कर रहे हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारे कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प ली। गवर्नमेंट ऑफ जो एक्ट आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे हमने हेल्प ली। और अपने एक्सपीरियंसेस से जो नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे थे, इन सब एक्सपीरियंसेस को एक तरफ बांध कर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इन सब एक्सपीरियंसेस को दिमाग में रखकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी। एक तो जो ब्रिटिश लोगों ने कर दी थी, प्रिंसली स्टेट्स को जो ऑफर दिया था कि या तो इंडिया में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ या इंडिपेंडेंट रहो। और एक प्रॉब्लम थी जो ट्रॉमेटिक अपना पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करने की, मर्ज करने की। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भी थे। और अबुल कलाम आज़ाद ये एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट यूनियन कैबिनेट में। इन्होंने जो मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स थे उसको अपोज किया मुस्लिम होने के बाद भी। फिर नेक्स्ट है ही वॉज द फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट। नेक्स्ट इज राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर हैं जयपाल सिंह, इन्होंने ट्राइबल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ट्राइबल लोगों की राइट्स को लाने के लिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस देने के लिए। एंड ही वाज द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन। नेक्स्ट इज़ H.C. मुखर्जी, वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जी दुर्गा भाई देशमुख, इन्होंने वुमेन के लिए बहुत कुछ करा फॉर वुमेन राइट्स। एंड शी वॉज द फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड।
Baldev Singh, he was a defense minister in the Union cabinet later after independence. Next is K.M. Munshi, he was the founder of the Swatantra Party. Next is B.R. Ambedkar, he was the chairman of the drafting committee. He was a law minister in the first cabinet of post-independence India and founder of Republican Party of India. Shyama Prasad Mukherjee was the founder of Bharatiya Jan Sangh, जो आजकल बीजेपी है. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India, and Sarojini Naidu was the Governor of Uttar Pradesh, and she was among the foremost women leaders in the Congress. सोमनाथ लहरी, इनका contribution language में आता है. इन्होंने languages को लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस करे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो है मेन वैल्यूज़ क्या हैं, गाइडिंग वैल्यूज़ क्या हैं, तो जनरली हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं. या तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ लें, या हम जो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उनकी सोच पढ़ लें. तो महात्मा गांधी जो है, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट उनका एक जनरल था, मैगजीन थी यंग इंडिया, जो कि 1931 में उन्होंने लिखी थी, इंपॉर्टेंट है. उन्होंने बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए देश का, ये है. तो वो चाहते थे कि इनइक्वालिटी देश में ना हो, जो कि बी आर अम्बेडकर भी सपोर्ट करते थे. वैसे तो बी आर अम्बेडकर जो है वो महात्मा गांधी के इतने फॉलोअर नहीं थे, इतने ज़्यादा उनको फॉलो नहीं करते थे, उनको बल्कि अपोज ही करते थे. पूना पैक्ट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. ये जवाहरलाल नेहरू की स्पीच है, जो कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट पे दी थी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी. तो जो वैल्यूज़ थी जिससे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल गाइड हुआ, वही उसी वे पे, उसी फाउंडेशन के बेसिस पे हमें इंडियन डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि प्रीएम्बल में लिखा है. पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश करा था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पर या बाकी कंट्री की जो भी हेल्प ली जहाँ से भी, उसके बाद बनाया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. एंड आफ्टर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब उस पर डिबेट्स डिस्कशंस हुए, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना. एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के बाद लास्ट में प्रीएम्बल बना था. तो ये है प्रीएम्बल इंडिया का. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. याद होना चाहिए प्रीएम्बल. जो ये दो वर्ड है ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये इनिशियली नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में. 42nd अमेंडमेंट की गई 1976 में, तब जाके ये दो वर्ड ऐड करे गए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. ठीक है. प्रीएम्बल में जनरली फिलॉसफी होती है जिसके बेस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया होता है. तो डिस्कशंस हो रहे थे कि प्रीएम्बल को स्टार्ट कैसे करें. कई लोग कह रहे थे गॉड के नाम से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का जो प्रीएम्बल है उसमें अल्लाह वर्ड मेंशन है, बट हमने नहीं करा. हमने जो लिखा, हमने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भगवान ने नहीं बनाया. कई लोग कह रहे थे गॉड लिख देते हैं, बट हमने गॉड नहीं मैंशन करा, तो हमने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों ने ही बनाया है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ही बनाया, किसी बाहर की पावर ने नहीं बनाया. फिर हमने अपने प्रीएम्बल में मेंशन किया है वर्ड सॉवरेन, यानी कि इंडिया के लिए जो डिसीजंस बनेंगे, इंडिया में जो डिसीजंस बनेंगे, इंडिया से रिलेटेड, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो इंडिया के लोग ही बनाएंगे. इंडिया के लोग ही, उनके पास ही सुप्रीम राइट है बनाने के लिए. कोई बाहर की कंट्री हमें फोर्स नहीं कर सकती. और सोशलिस्ट वर्ड हम मेंशन करते हैं प्रीएम्बल में कि जो वेल्थ है वो सोसाइटी के लेवल पे जनरेट होगी और सबके अंदर इक्वल और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी. और गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी ओनरशिप ऑफ लैंड और इंडस्ट्री, जिससे कि देश में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना क्रिएट हो जाए. सेक्युलर का मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, आपको करना करो, नहीं करना बेशक मत करो. बट हाँ, हम किसी भी रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे. तो हम लोग जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म, मतलब ऑफिशियल रिलीजन तो नहीं है देश का, बट हमें जो लॉज बनाएंगे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोगों के रिलीजन सेंटिमेंट्स हर्ट हो या ना हो. बट इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, यानी कि हम लोगों के रिलीजन सेंटिमेंट्स को बिना हर्ट करे लॉज बनाएंगे, और लेकिन हमारा ऑफिशियल रिलीजन भी कोई नहीं है. डेमोक्रेटिक है कि यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी होगी जिसमें पीपल के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, अपने रूलर्स को वो इलेक्ट करेंगे और उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर आंसरेबल टू द पीपल. और जो गवर्नमेंट है वो कुछ बेसिक रूल्स के हिसाब से रन करेगी. नेक्स्ट टर्म आता है रिपब्लिक. बहुत इंपॉर्टेंट है, है इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक टर्म. रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है. किंग जैसे होता है ना, किंग है, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ये सब नहीं है. एक इलेक्टेड पर्सन होगा. फिर जस्टिस, मतलब सिटीजन्स जो है उनको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट, रिलीजन, जेंडर या किसी भी बेसिस पर.
सोशल इनइक्वालिटीज़ अपनी सोसाइटी में हम कम करेंगे, और गवर्नमेंट जो है वो सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी, स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेजेस ग्रुप, कि उनको जो है इक्वल लेके आया जाए सोसाइटी में। और लिबर्टी यानी कि कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिटीजन्स पे, वो जो सोचते हैं वो सोच सकते हैं, अपना थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो ये वर्ड था ना अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा लिबर्टी कोई पूछे तो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ही बोलना। फिर इक्वालिटी यानी कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, और जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म करनी चाहिए, और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको। फ्रेटर्निटी यानी कि हम लोग एज्यूम करेंगे, हम लोग बिहेव करेंगे इस तरीके से कि हम एक ही फैमिली के मेम्बर्स हैं, हम किसी भी सिटीज़न को एज इन्फीरियर ट्रीट नहीं करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि वैल्यूज़ बता दी, फ़िलासफ़ी बता दी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताएगी कि इस वैल्यूज़ को हम कैसे फॉलो करें। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डॉक्यूमेंट यही बताता है कि जो ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हम कैसे इंस्टीट्यूशंस में लेके आएँ, कैसे ग्रास रूट लेवल पर फॉलो करवाएँ, कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है, बहुत लॉन्ग एंड लेंथी डिटेल डॉक्यूमेंट है, और वो बहुत पहले बना था। तो सोसाइटी से चेंज होती है, टाइम चेंज होता है, तो लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, थिंग्स जो चेंज होती है, माइंडसेट चेंज होता है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे रेगुलरली अमेंड भी हम कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई सेक्रेड, स्टैटिक या अनऑल्टरेबल नो नहीं है, चेंज कर सकते हैं उसको। और जो ये चेंजेस हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और जो हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जो हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, जो ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत ज़्यादा लीगल लैंग्वेज में समझा रखे हैं। अगर आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है पढ़ने के लिए, लेकिन जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो बहुत ईजी हैं समझने के लिए। जैसे हमारे देश में भी प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं कि हम कैसे लोगों को चूज़ करेंगे, आई मीन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेंगे, कितनी किसी के पास पावर है, और गवर्नमेंट की पावर्स की क्या लिमिटेशंस हैं, सिटीजन्स की क्या राइट्स हैं, अगर वो वायलेट हो जाए तो हम क्या करें, राइट्स वायलेट हो जाए तो हम क्या करें। तो इस चैप्टर में यही पढ़ा, साउथ अफ्रीका में क्या सीन था, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नेसेसरी है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, क्या उसमें फ़ीचर्स हैं, क्या प्रीएम्बल है, ये सब चीज़ हमने पढ़ी।